ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हर्षवर्धन जी, विजय जी, संगीत रागी जी, समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात पड़ोसी पाकिस्तान की मक्कारी की, और उसकी मक्कारी से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। इस गद्दार मुल्क ने सभी को ठगा है। पाकिस्तान अपनी मक्कारी छिपाने के लिए तरह तरह के स्वांग रचता है, मगर उसका असली चेहरा बेनकाब हो ही जाता है। ब्रिटेन के एक सांसद हैं बॉब ब्लैकमैन, उन्होंने पाकिस्तान पर करारा प्रहार बोला। ब्लैकमैन ने कहा है कि पाकिस्तान को पीओके पर से अवैध कब्जा छोड़ना चाहिए। पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। बॉब ब्लैकमैन ने कहा 370 हटाने की बात वो 1992 में करते चले आ रहे हैं, जब कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मारा गया था। तब भी उन्होंने आवाज उठाई थी, कश्मीर भारत के साथ रहेगा तभी तरक्की कर सकेगा। आप सुने बयान। I didn't just call for derogation of Article 370 back when Prime Minister Modi put it in the manifesto and implemented it. I called for this back in 1992 when the Kashmir Pandits, of course, had been forced out of Kashmir, Jammu and Kashmir. Not only have I condemned the terrorism that takes place, but also condemned the illegal occupation by Pakistan of part of the princely state of Jammu and Kashmir. I've said from the word go, the whole of the princely state of Jammu and Kashmir should be reunited under the Crown of India, which of course is what should happen. जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत के साथ रहेगा, तरक्की करेगा। लेकिन मैं तो आगे की बात कह रही हूं सर, पीओके हिंदुस्तान में हर्षवर्धन जी फिर मिलेगा? नहीं, मतलब मुझे तो इसमें कोई ना जैसी चीज दिखती नहीं है। मिलना ही है, समय कितना लगेगा इसकी बात हम कर सकते हैं। और वो समय एक, क्या पाकिस्तान खुद को सुसाइडल मोड में वहां तक ले गया है जहां किसी दिन वो फट जाएगा तो उसके चिथड़े उड़ेंगे। और जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वहां के लोगों को ये बात समझ में आने लगी है। वहां सेना और आतंकवादियों के जोर पर उनको दबाया गया है, उनके मानवाधिकारों का हनन होता है, उनको जो बेसिक चीजें हैं, प्राइमरी सुविधाएं हैं, वो तक नहीं मिलती हैं। तो मुझे लगता है इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि ये मिलेगा। कितना समय लगेगा इस पर बात की जा सकती है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान असीम मुनीर के साथ जिस तरह से चल रहा है उसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। अब ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब असीम मुनीर थोड़ा और पीक पर जाएगा और पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे। जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, भारत का अभिन्न अंग है, वो फिर से भारत का हिस्सा बनेगा। अच्छा, पाकिस्तान की मक्कारी ऐसा नहीं, भारत तो हमेशा से ही जानता है, लेकिन पूरी दुनिया भी इस मक्कारी को समझती है। ये जो समीर जी, पाकिस्तान है, पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर चुका है कि भारत जम्मू कश्मीर में जितनी अस्थिरता वो पैदा कर सके, लेकिन दुनिया भी उसे आईना दिखा रही है। वो बता रही है कि प्रगति कहां पर है और अवनति कहां पर है। देखिए, ब्लैकमैन ने जो कहा है वो सिर्फ ब्लैकमैन की बात नहीं, उन्होंने तो बहुत खुलकर कहा है कि भाई अगर भारत के साथ पीओके रहेगा तो उन्नति करेगा। और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान की जनता भी अब इस बात को मानती है और पीओके की जो जनता है वो भी इस बात को मानती है कि भारत आज कहां पहुंच गया और अगर हम भारत के साथ रहते तो हमारी भी उन्नति होती है। और आप देखिए, आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से वहां पर केंद्र सरकार ने काम किया है, किस तरीके से वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आए, वहां पर किससे के इंडस्ट्रीज आ रही है, वहां कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, युवा कैसे स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, कल्चर एक्टिविटी में, तमाम तरह की चीजों में वहां के युवा पार्टिसिपेट अब बढ़कर करने लगे। तो मुझे लग रहा है कि अब दुनिया भी इस बात को देख रही है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद मुख्य धारा में प्रधानमंत्री मोदी उसको लेकर आए, वहां पर पीओके के लोग को भी लग रहा है कि अगर हम भी भारत का हिस्सा होते और काश यहां प्रधानमंत्री मोदी का शासन होता तो हमारे साथ भी वो होता। लेकिन पाकिस्तान है जो मानने को तैयार नहीं और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है, सिंध में हो रहा है, पीओके में जो विद्रोह हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि जिस घोर गरीबी में, जिस असमानता में वो लोग जी रहे हैं, बेसिक सुविधाएं उनको नहीं है। पूरा पाकिस्तान सेना के जिस तरीके से कंट्रोल में, जिस तरीके से वहां भ्रष्टाचार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उस सेना एक लूट का तंत्र वहां जिस तरीके से बन चुकी है, अपने ही लोगों पर वो जिस तरीके से हवाई हमले करवाती है, मारती है। तो अब ये दुनिया भी जानती है कि भाई अगर भारत के साथ पाकिस्तान का ये हिस्सा जो उसने जबरन हत्या के रखा है, भारत का हिस्सा, वो जो भारत के पास आएगा तो वहां भी उन्नति होगी। मुझे लगता है ये पाकिस्तान की आवाम समझने लगी है, पाकिस्तान के शासक इसके बावजूद ये पाकिस्तान को नहीं समझ में आया। दुनिया समझ रही है लेकिन पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर
में पिटाई के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर पाकिस्तान पर इतना है, भारत उसके ऊपर कहीं फिर से हमला ना कर दे, इसके लिए वो नई नई गीदड़ भभकी दे रहा है। 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक 2025 के दर्द को ही सहला रहा है, उसी पर मरहम लगा रहा है। पिछले 4 दिन में पाकिस्तान भारत को 3 बार धमकियां दे चुका है। पहले आसिम मुनीर, फिर शहबाज शरीफ और अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी। इन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमकी दी। अंद्राबी ने कहा कि हम अपने हिस्से का पानी हर हाल में लेकर रहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के नियमों से भारत मुंह नहीं मोड़ सकता। ये पाकिस्तान के लोगों का हक है जिस पर भारत ने गलत तरीके से कब्जा किया है। नए साल की शुरुआत में आसिम मुनीर ने कहा था कि बलूचिस्तान में भारत साजिश कर हिंसा भड़का रहा है और फिर इस तरीके की कश्मीर की रट कश्मीर करते रहते हैं। अब सिंधु का पानी पानी करते रहते हैं। इतना बेइज्जत होकर पानी पानी हो चुका है पाकिस्तान। रागी जी, इनको चाहिए सिंधु का पानी। देखिए, मुझे लगता है कि भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है और जब निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया है। इतिहास में की गई हुई गलतियों को सुधारने का अब वक्त आ गया है और सिंधु नदी समझौता है, जल समझौता जो है पाकिस्तान के साथ, वह भी मैं मानता हूं कि एक नेहरू की बहुत बड़ी गलतियों में से एक बहुत बड़ी गलती थी। और जब ये ब्लैकमैन की जब स्टेटमेंट सुन रहा था जी, तो मुझे एक पत्र याद आ गया 15 अगस्त 1949 का। और ये 1949 का इसलिए आया कि ये समस्या दी हुई किसकी है? ये समस्या दी हुई तो ब्रिटिश लोगों की है। ये 15 अगस्त 1949 का पत्र जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन का पत्र है जो पंडित नेहरू को लिखा। बस छोटे में ब्रीफ में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि नेहरू जी, आज हम आयरलैंड जा रहे हैं और आयरलैंड के बाद हम लोग, मैं और एडविना, कनाडा चले जाएंगे। हम जानते हैं कि आप इस समय बहुत अकेले होंगे और जब हम लोग होते थे तो कम से कम आप हमसे सारी बातें शेयर कर लेते थे। ये आपको बताते चलूं कि माओ के साथ क्या क्या बात होती थी वो भी लेडी एडविना माउंटबेटन और माउंटबेटन के साथ वो शेयर कर देते थे, जो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वो था। इसके बावजूद पत्र में आगे लिखते हैं कि भारत की सेनाओं को पाकिस्तान में बढ़ते हुए होने के बावजूद मेरे सलाह पर आपने सिक्योरिटी काउंसिल में इसे ले गए और आज आपकी बहुत खिंचाई हो रही है। मैंने कि आज आपको बहुत जलालत झेलना पड़ रहा है भारत के अंदर। हमें भी गालियां पड़ रही हैं, आपको भी पड़ रही हैं। ये पत्र 15 अगस्त 1949 को लिखा हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन का पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। तो आप सोच सकते हैं, और ये बात द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी अपनी मेमोयर्स में लिखा था कि बिना सरदार पटेल से सहमति लिए हुए, बिना कैबिनेट से सहमति लिए हुए भारत की सेनाएं बढ़ रही थी। इसके बावजूद भी पंडित नेहरू एक तरफा किसी के कहने पर इसे सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए। आज पाकिस्तान का वही पीओ के हिस्सा जो है वो बना हुआ है। और मज़ेदार बात है, जब पंडित दीनदयाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया अखंड भारत की बात करते थे, कन्फेडरेशन जैसी भी बात करते थे, तब भी पंडित नेहरू को बहुत कष्ट हुआ करता था। तो इससे आकलन लगाना चाहिए कि पंडित नेहरू को भारत को लेकर के क्या दृष्टि थी। आज जहां पर हम हैं खड़े हुए जी, मैं मानता हूं कि आज नहीं तो कल भारत ताकतवर होगा और भारत के ताकतवर होने के बाद जो है वो देश जो हिस्सा आज पाकिस्तान का है, जिस पर हमारा हक होना चाहिए, वो भी होगा। और बलूचिस्तान और सिंध, जीए सिंध का मूवमेंट भी जो है वो पूर्ण सॉवरेन रूप में पूरे देश और क्यों नहीं करना चाहिए? ये मौका तो डोनाल्ड ट्रंप भी दे रहे हैं। ये मौका डोनाल्ड ट्रंप कैसे दे रहे हैं? वो मुनरो डॉक्ट्राइन की जगह, जिसे वो डुनरो डॉक्ट्राइन कहते हैं, वो उस पर चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक किया। ट्रंप के ऑर्डर पर काराकास से उठाकर अमेरिका लाए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की आज कोर्ट में पेशी भी होगी। दूसरी तरफ यूएनएससी में मादुरो की अवैध गिरफ्तारी के मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। लेकिन इस बीच आज कोर्ट में पेशी से पहले अमेरिका में मादुरो की जबरदस्त बेइज्जती की जा रही है। कोर्ट में पेशी से पहले न्यूयॉर्क में मादुरो की एक परेड निकाली गई। भारी हथियारों से लैस अमेरिकी सैनिक मादुरो को जब वैन से लेकर निकले तो वैन का दरवाजा जानबूझ करके खोला गया ताकि लोग वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बना हुआ देखें, वो अमेरिका की दादागिरी देखें, दुनिया ये देखे कि
ताकत के बल पर अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। पेट्रो डॉलर की लड़ाई में वो जो चाहे कर सकता है। इस बीच ट्रंप ने मादुरो की जगह वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति बनी डेल्सी रॉड्रिगेज को भी कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी ने उनकी बात नहीं मानी तो उनका हश्र तो मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। आप सुने डोनाल्ड ट्रंप को। We're dealing with the people. We're dealing with the people that just got sworn in. And don't ask me who's in charge, because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. Have you spoken with her? We're in charge. ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और ट्रंप की हिट लिस्ट आप ये मत समझिए कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो तक ही सीमित है। मादुरो के बाद डेल्सी रॉड्रिगेज को भी आप धमकी यही दे रहे हैं ना कि इससे भी ज्यादा बुरा होगा अगर मेरे बताए गए रास्ते पर आप नहीं चली। और उनका बताया हुआ रास्ता क्या हो सकता है कि वो तेल किसे बेचना चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाए। वो वहां का गोल्ड किसे देना चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाए। रूस से वेनेजुएला का संबंध क्या होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाए। यहां तक कि ग्रीनलैंड भी डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। तो दादागिरी तो चल रही है, लेकिन इतना ईगो हर्ट कैसे हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का? विजय जी, चर्चा यहां से हम शुरू करते हैं। हिट लिस्ट लंबी बना के फिर जहां जहां के वो बैठे हम उस पर करेंगे चर्चा। देखो, मादुरो की बात क्या है कि और ट्रंप सब क्यों नाराज हैं? ऑयल की बात हम लगातार करते रहे हैं। दूसरी बात है, वेनेजुएला जो है डी डॉलराइजेशन पर जोर दे रहा था कि ऑयल को डी डॉलराइजेशन के साथ किया जाए, यूरो के साथ किया जाए, चाइना के साथ जिस तरह से वो कर रहा था, तो चाइना की करेंसी है उसके साथ कर रहा था। और यदि इतिहास देखें अमेरिका का, तो जब जब जिस ने डी डॉलराइजेशन की बात की जी, वो यासिर अराफात हों, वो गद्दाफी हों, वो मादुरो हों, और लोग जिसने भी डी डॉलराइजेशन का मतलब कि ट्रेड आपका डॉलर में नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा डॉलर। इंटरनेशनल डोमिनेंस है हाँ। करेंसी, और वो जरूरी नहीं है कि अमेरिका के साथ हो, दूसरे देशों के साथ भी जब आपको करना है तो वो भी आप डॉलर में करें। मतलब रूबल और रुपये में ट्रेड हो। मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर, वो तो ट्रंप चाहते नहीं हो। वो तो ट्रंप चाहते नहीं हो, लेकिन मैं सिर्फ एक आप उदाहरण अमेरिका के साथ कर रहे हैं उसका मसला नहीं है। आप रागी जी और मीनाक्षी जी कर रही हैं दो देशों के तौर पर, तो भी डॉलर में वो सारा का सारा हो, उसको लेकर सारा झगड़ा है ये। तो असली बात वो है। तो जब भी जिसने भी डी डॉलराइजेशन की बात की, जिसने भी कहा कि ये नहीं किया जाए, जो हम जिनको समझते हैं, जो मिडिल ईस्ट के जिनके लिए हम ऑयल के ठेकेदार जिनको मानते हैं, वो वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने अमेरिकी प्रेसिडेंट के दबाव में आके 70s में करीब 74 की बात होगी, ये नीति तय की कि वो जहां भी करेंगे व्यवसाय तेल का, वो डॉलर में करेंगे। और उसमें अमेरिका ने उनको एक प्रोटेक्शन दिया कि भाई अमेरिका उनके संरक्षण के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है, तो अब वहां पर जो सारा जिसको तेल हम लोग खरीद रहे हैं, और हम समझते हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं ना कि 25% से ज़्यादा, करीब 22-23% तेल वेनेजुएला के पास पड़ा हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि जो लोग अरब में बैठे हुए हैं वही तेल सबसे ज़्यादा बेच रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो डॉलराइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, वो सारा का सारा व्यवसाय डॉलर के थ्रू कर रहे हैं, और इसलिए अमेरिका का उनको संरक्षण प्राप्त है। और ये पूरी की पूरी लड़ाई वहाँ चल रही है। थोड़ा सा एक और भी है कि सऊदी अरब में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, वेनेजुएला को ये प्रोडक्शन करने ही नहीं दे रहे हैं जब से, तो अलग चीज है, लेकिन जो 2013 से जब से इनके सरकार आई है और झगड़ा उनका नेशनलाइज वो किया है कि आप व्यवसाय जो है, धंधा जो है, ट्रेड जो है, वो डॉलर में नहीं कर रहे, और इसी के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं अभी वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता कि अमेरिका ने जो भी लोग डॉलर के खिलाफ आए उनको कैसे कैसे खत्म किया। नहीं तो अभी जो बड़ा लंबा इतिहास है वो, मैं वही कह रही हूँ सर, ट्रंप का ईगो इतना हर्ट हुआ है कि वो अपने हिसाब से पूरी दुनिया चलाना चाहते हैं। ईगो नहीं, धंधा हर्ट हो गया। आप ईगो, धंधे को ही वो ईगो कहते हैं। कल इस पर बात हुई थी सर। मैं ये कह रही हूँ हर्षवर्धन जी, ये जो ट्रंप कर रहे हैं वो शुद्ध तौर पर दादागिरी ही है। वो जो कर रहे हैं, क्यूबा उनके खिलाफ बोले तो वो उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं। इधर कोलंबिया भी उनके ऊपर उनकी आलोचना कर रहा है तो वो कोलंबिया को भी कह देते हैं कि भाई वो खत्म है, वो बस वहां पे पता नहीं उनकी इकोनॉमी खराब है। जो भी डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर रहा है उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेट डिपार्टमेंट की चिट्ठी आती है, हम लोग भी उनके मेलर लिस्ट में हैं, तो वो आती है। यह अमेरिकी इतिहास में अमेरिकी सैन्य शक्ति और क्षमता के सबसे शानदार, प्रभावी और शक्तिशाली प्रदर्शनों में से था,
और जब आप इस पर विचार करें, मैं इससे पहले के कुछ उल्लेखनीय अभियानों का जिक्र करना चाहूँगा, जैसे सुलेमानी पर हमला, अल बगदादी पर हमला, हाल में ही मिडनाइट हैमर। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? अमेरिका अपनी उस ताकत को, जिसको डिफेंस पावर कहते हैं, उसको दुनिया के सामने रख रहा है और वो ये कह रहा है कि देखो हम तो किसी भी दे, और इसको सीधे सीधे कहें तो ये गुंडागर्दी है, जैसे गिरोहों के बीच में होता है, तो सीधे सीधे उठा लिया है। और वेनेजुएला की जब बात होती है तो $303 बिलियन का प्रूवन ऑयल रिजर्व है, 276 बिलियन बैरल, डॉलर कह रहा हूं, बिलियन बैरल का मैक्सिमम सऊदी में है। ये ठीक है कि उन दोनों के बीच में समझौता हो गया कि तुम्हारा तेल हमारा डॉलर। अब इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि हमें किसी से तेल लेना है तो भी हम डॉलर दें, जो तेल बेचेगा वो भी डॉलर देगा। ये डॉलर की डोमिनेंस है, इसको सही शब्दों में समझें। लेकिन जरा ये भी सोचिए, जिस वेनेजुएला में आज इतना कुछ हो रहा है, उस वेनेजुएला से ही 50% वेनेजुएला प्रोडक्शन का ऑयल वो अमेरिका जाता है। हम लोग कहा जाता था ना कि रशिया से ऑयल ले रहे हो तो रशिया में भी फंड तो वैसे ही कर रहे हैं। हाँ। हमको कहा जाता था क्यों उनके साथ समझौता कर रहे हो। दरअसल अमेरिका की जो नंबर 2 कंपनी है शेवरॉन, एक्सिन मोबिल के बाद शेवरॉन जो कंपनी है कैलिफोर्निया बेस्ड, उस कंपनी का अभी भी बड़ा कारोबार वेनेजुएला में है। सब चले गए, वो टिके रहे। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल स्थितियां ठीक होंगी। और ये पूरी तरह से तेल की ही लड़ाई है। ट्रंप चाहते हैं कि पूरा कारोबार उनके साथ आए। और मैं जो पढ़ रहा था तो मतलब दिमाग के सारे तार तंतु हिल जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? $4.7 ट्रिलियन, यानी $4.5 लाख करोड़। चाइना की अर्थव्यवस्था कितनी है? $19 ट्रिलियन, यानी 19 लाख करोड़। अमेरिका की कितनी है? $30 ट्रिलियन, यानी 30 लाख करोड़ डॉलर। अब जरा एक आंकड़ा सुनिए और आपके भी दिमाग के तार तंतु ऐसे हिलेंगे। जो ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है, जिस पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं, एस्टिमेटेड $16 ट्रिलियन, यानी 16 लाख करोड़। चीन की अर्थव्यवस्था से बस थोड़ा सा कम। अब आप सोचिए उसके लिए अमेरिका क्या कुछ नहीं करेगा। और हमें यह भी समझना चाहिए, और आज के दिन उसकी खूब चर्चा हो रही, तो मुझे लगता है इसका जिक्र भी होना चाहिए। अटल जी को हम लोगों ने अभी गजनी के संदर्भ में सुना। अटल जी को पोखरण के लिए भी याद कीजिए, इंदिरा जी को भी याद कीजिए, भाभा को भी याद कीजिए, जिन्होंने भी इस देश को परमाणु संपन्न बनाया कि किसी की हैसियत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख लें, चाहे दुनिया का जो पावर हो। तो ये पूरी तरह से इकोनॉमी का खेल है, लेकिन उसमें डिफेंस का जो उनका माइट है, जो पावर है, उसको बहुत ब्रूटली वो एक्सरसाइज कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसको समझिए। और मैं इस बात पर, ठीक है, विदेश नीति के कई जानकार कह रहे हैं कि भारत की प्रक्रिया बहुत संतुलित, बहुत सधी हुई, बहुत ठीक है, हमें क्यों पढ़ना उसमें। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ वो ये खेल खेल रहा है हमारे खिलाफ, बांग्लादेश में उसने सत्ता पलट दी, तो हमें थोड़ा सा शब्दों के चयन में और कुछ ऐसे शब्द जोड़ने चाहिए थे जो सीधे अमेरिका को हिट करते। वो मजाक बनाएगा क्या भारत का रोज रोज डोनाल्ड ट्रंप? ये तो नहीं हो सकता है ना। वो हर देश की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने भारत का विषय ले ही लिया है, ये मैं आगे चर्चा करने वाली थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये विषय अभी ले लेना चाहिए। अच्छी बात आपने कही है। यूरोप के देश जो हैं वो एक तरीके से डिसोसिएट किया है इन्होंने, और खास करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो खुल करके कहा कि भाई, उन्होंने बहुत खुल करके कहा, ऐसा माना जाता है कि यूरोप के अंदर यदि अमेरिका की विदेश नीति का जो सबसे बड़ा पिछलग्गू देश कोई है तो वो ब्रिटेन है। फ्रांस तो इंडिपेंडेंट राय ले लेता है बहुत बार। हमारे यहाँ तारापुर में ईंधन देना बंद कर दिया, फ्रांस हमारे लिए आकर के खड़ा हो गया। या अन्य मुद्दों पर भी फ्रांस इंडिपेंडेंट राय रखता है, फ्रांस बोलता है। जर्मनी और ब्रिटेन, खास करके ये 3 बड़े कंट्रियों में से ये 2 तो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किस स्टारमर ने आकर के कहा कि नहीं, हम इसके साथ सहमत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मगर दिक्कत यहां से आ रही है कि दुनिया में, ठीक है, भारत को ये कहा जा रहा होगा कि भारत में बोलने कुछ और बोला जाना चाहिए, दुनिया को बोलनी चाहिए थी इस मुद्दे पर। और ये आज रहे तो कल पनामा। मैं क्या कह रहा हूं, जो बाल्टिक रीजन के जो कंट्रीज हैं, जो सोवियत यूनियन से डिसोसिएट होकर के चले आए थे, लाटविया हुआ, इथियोपिया, उनकी क्या हैसियत रहेगी? कल तो रसिया उनको भी कब्जा में करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। सर, ये तो हम लगातार पिछले 2 दिनों से चर्चा कर ही रहे हैं, जब से वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक किया और मादुरो को बंधक बनाया। लेकिन जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं तो अभी इससे जुड़ी हुई खबर भी आपको सुननी चाहिए। दुनिया भर में उथल पुथल मचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप का इरादा भारत को लेकर भी कोई बहुत नेक नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर फिर से धमकी देते हैं। ट्रंप ने ये चेतावनी देते हुए कहा, हालांकि पहले वो शुगर कोट करते हैं, वो शुगर कोट भी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो वो कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत रूसी तेल लेना बंद नहीं करता है तो अमेरिका भारतीय आयात पर मौजूदा टैरिफ को और बढ़ा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए शुरुआत कही थी। उन्होंने कहा था कि मोदी बहुत अच्छे इंसान है, वो तो टेरिफिक मैन पहले भी कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया, पहले 25 फिर 50 कर दिया। वो कहते हैं कि मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन मुझे आई मी माई सेल्फ इससे ऊपर ही नहीं आ पा रहे। लेकिन खैर, उन्होंने जो कहा वो मैं एक बार फिर आपको बता दूं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की कि वो एक अच्छे इंसान है, वो जानते थे कि मैं खुश नहीं था, और फिर टैरिफ बढ़ाने की वो धमकी भी दे देते हैं। क्या कहा उन्होंने, आप उनका बयान सुन लें। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. रूस को भी तो झुकाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, क्या रूस झुक गया? चीन को झुकाना चाहते थे, क्या वो झुक गया? भारत को भी कब से झुकाना चाहते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही जंग का बहाना लेकर, लेकिन क्या भारत झुक गया? नहीं। आप शुगर कोट करते रहिए, भारत वही करेगा जो उसे करना चाहिए। सुमीर जी, निश्चित रूप से, और जिस तरीके से रूस और चीन ने ट्रंप को उनकी स्थान दिखाया, मुझे लगता है भारत को भी दिखाना चाहिए। हालांकि भारत ने जिस तरीके से अभी जब व्यापार समझौता भी हुआ नहीं, लगातार ट्रंप के दबाव के बाद, टैरिफ का दबाव डालने के बाद भी भारत झुका नहीं है, और अभी तक अपने शर्तों पर व्यापार समझौता अमेरिका से करना चाहता है, और यही कारण रहा कि अभी तक वो व्यापार समझौता हुआ नहीं है। ट्रंप साहब इसलिए थोड़े बौखलाए हुए हैं, उनको लगता है कि मैं भारत को लगातार धमकी देता रहूंगा, टैरिफ बढ़ाने की धमकी दूंगा तो भारत मेरे हिसाब से समझौता करने की कोशिश करेगा। ट्रंप साहब मोदी जी को भी जानते नहीं है, और मुझे लगता है वो जानते हैं, उसके बाद भी वो बार बार इस तरीके का बयान दे रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने बहुत धैर्य और संयम रखा हुआ है। ट्रंप साहब के तमाम झूठे दावों के बाद कि हर बार ये कह देना, 36 से ज्यादा बार ये कह देना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने वॉर रुकवाया, मेरे कारण ये वॉर रुका है, उसके बाद वो तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि भारत सरकार भी थोड़ा ट्रंप साहब को बताए कि एक लिमिट के बाहर आप अगर क्रॉस करोगे तो हम आपको जवाब देंगे। हालांकि फिलहाल अभी भारत सरकार का कोई बयान नहीं है, और मुझे लगता है भारत सरकार देगी भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी अपने काम करने के तरीके से जवाब देते हैं जो ज्यादा असरकार होता है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश नीति को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से ट्रंप को जवाब दे रहे हैं तमाम मामलों पर, मुझे लग रहा है कि ट्रंप को लग रहा है कि भाई दुनिया के देश तो झुक जाते हैं, मेरे पास भारत ही एक देश है जो मेरे सामने झुक नहीं रहा है। यही उनकी तकलीफ है, और ट्रंप साहब को तो अभी इसकी आदत डाल देना चाहिए कि हाँ मोदी का शासन नहीं, पहले वो फिर यूरोपियन कंट्रीज को बोल दें कि तेल खरीदना कम करते हैं, वो पहले रूस को बोल दें कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं कर रहा हूं, यूक्रेन के साथ जंग खत्म करो। वो तो अमेरिका से हो नहीं रहा है, और भारत के ऊपर धमकी पे धमकी दी जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सर तथ्य बता दूं मीनाक्षी, जरूरी है जी, भारत को धमका रहे हैं। भारत ने रूस से तेल लेना थोड़ा कम किया था, अमेरिका से तेल लाना बढ़ाया, लेकिन ट्रंप के बड़बोलेपन, बददिमागी के बाद रशिया से हमारा तेल की खरीद बढ़ गई है। नवंबर में फिर से हाल के महीनों में सबसे ऊपर पहुंच गई। ये देश के लोगों को जानना चाहिए। हमारी सरकार बोल भले न रही हो ट्रंप की तरह, लेकिन जवाब बहुत मजबूती से दे रही, इसीलिए वो परेशान। लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ दो, जब ये भारत के लोगों को जानना चाहिए तो ये भी जानना चाहिए, यूएस सेनेटर है लिंडसे ग्राहम जी, उन्होंने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो यूएस में भारत के एम्बेसडर है विनय क्वात्रा, उन्होंने मेरे साथ बैठकर ये बार बार बात की कि हमने रूस से तेल लेना कम कर दिया है, और ये मैसेज आप ट्रंप साहब को कम्युनिकेट करें। समझ गए? तो मैंने कहा इसका भी सर कम्युनिकेशन और नंबर्स में बस इतना फर्क होता है। मैंने बताया क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हमारा नंबर्स लाउड एंड क्लियर है। नवंबर का जो डेटा है वो ये बताता है कि हमारा जो तेल की खरीद है रूस के साथ वो बेहतरीन चल रही है।